हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मगध महाजनपद को विस्तार से पढ़ रहे हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है, यानी कि चौथा पार्ट है दोस्तों। इसके जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य और उसके सभी शासकों को देखेंगे। इसके पहले के जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने वृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे भी इस वीडियो में उन सारे वीडियोस का लिंक हमने दे दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मगध महाजनपद के मौर्य साम्राज्य से शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको प्रीवियस 4 वीडियोस को लेकर के कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था हमारा मगध। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी वृहद्रथ वंश से, क्योंकि इसके पहले के प्रूफ नहीं हमारे पास। वृहद्रथ वंश के हैं जिसमें उसका जो बेटा था जरासंध, उसका नाम आता है महाभारत में, प्रूफ के रूप में आप ले सकते हैं। आज का जो बिहार का पटना और गया का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो हमारा पुराना मगध क्षेत्र था, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा था मगध क्षेत्र का था। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, ठीक है, यानी कि राजगिरी। ये जो साम्राज्य था दोस्तों, मगध में गंगा नदी के जो मैदान थे, यानी कि आज का जो बिहार और बंगाल का जो एरिया है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, यहीं से पूर्वी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये धीरे धीरे जो है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान तक के क्षेत्र जो था क्या था, ये मगध के अंदर आता था। तो दोस्तों ये था आपको लिए थोड़ी सी जानकारी। आइए हम शुरू करते हैं इसके आगे का। हमने दोस्तों इन वीडियोस में पहले वृहद्रथ वंश को पढ़ चुके हैं, हर्यक वंश भी पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश भी पढ़ चुके हैं, नंद वंश भी पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश को और उनके हर शासकों को देखेंगे एक एक करके। पहले हम मौर्य वंश को डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद उनके हर सम्राटों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मौर्य राजवंश जो कि था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का इनका शासन चला था। इसमें टोटल 10 सम्राट हुए थे, जिनमें सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यानी कि आप कह सकते चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य राजवंश की स्थापना की थी, है ना। मौर्य वंश के संस्थापक थे ये। इन्होंने राज किया 322 से 298 ईसा पूर्व तक, यानी कि टोटल 24 वर्ष तक, ठीक है, 24 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ बिंदुसार, जिसने 298 से 271 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी कि टोटल 28 वर्ष तक शासन किया। फिर आया तीसरे में सम्राट अशोक, है ना, इसे हम कह रहे द ग्रेट अशोका, ठीक है। इसने 269 से 232 ईस्वी तक इसने भारत पे शासन किया, मगध पे शासन किया, एक तरह से कह सकते हो। और इसने टोटल 37 वर्ष तक शासन किया, यानी कि सबसे ज्यादा शासन अशोक ने किया, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र आया कुणाल, उसने भी 4 वर्ष तक शासन किया। फिर दशरथ आया 228 से 224 ईसा पूर्व तक, इसने भी 4 साल तक शासन किया, ठीक है। इसके बाद आगे के भी इनके देख लेते हैं, ठीक है ना। संप्रति नाम का था मौर्य, इसको आप कह सकते हैं संप्रति मौर्य कह सकते हैं, शालिशुक मौर्य कह सकते हैं, देववर्मन मौर्य कह सकते हैं। इस तरीके से जो अंतिम शासक थे वो थे वृहद्रथ, यानी कि वृहद्रथ मौर्य, ठीक है ना। दोस्तों वृहद्रथ मौर्य और एक जो वृहद्रथ हमारे जो वंश है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। वृहद्रथ वंश अलग था जिसमें जरासंध का नाम आता है, और ये है वृहद्रथ मौर्य जो कि मौर्य राजवंश के सबसे आखिरी सम्राट थे। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी कि पूरे 2 साल तक शासन किया। और इन 2 वर्षों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और फिर शुंग वंश की राजधानी शुंग वंश की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो दोस्तों इन सब राजाओं के रहते हुए जो राजधानी रही थी वो क्या रही थी, पाटलिपुत्र ही रही थी, ठीक है ना। यानी कि शुरुआत में जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसने जब मौर्य वंश की स्थापना की तो उसमें भी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। आइए देखते हैं इस राजवंश को विस्तार से। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे पहले बड़ा साम्राज्य था, ठीक है ना। यह साम्राज्य पूरब में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ, यानी कि जो आज का जो बिहार और बंगाल का एरिया है वहां से शुरू हुआ था। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। शुरुआत में कहाँ थे, शुरुआत में आपकी थी राजगिरी, जो कि वृहद्रथ वंश और हर्यक वंश के समय में थी, ठीक है ना। मौर्य वंश के टाइम में राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र आ चुकी थी। और मौर्य वंश राजवंश जो था दोस्तों 137 वर्ष तक भारत में राज किया, यानी कि जो इसके टोटल 10 सम्राट हुए, इन 10 सम्राटों ने जितने दिन तक शासन किया, वो टोटल जो ड्यूरेशन है वो है कितना, 137 ईयर्स का, ठीक है ना। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। आपको मैंने बताया था, पूरी ट्री बताई मैंने आपको सम्राटों की। मंत्री जो थे उनका नाम थे एक आचार्य चाणक्य, जिसने क्या किया, हेल्प किया चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में।
इसने क्या किया दोस्तों, नंद वंश के सम्राट धनानंद को पराजित किया। किसके थ्रू किया, चाणक्य के थ्रू। चाणक्य के दिशा निर्देश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्या किया, परास्त किया। ये हमारा मगध क्षेत्र, पुराना ये नक्शा है हमारा मगध का, ये पूरा क्षेत्र मगध का आता था। ठीक है, यहाँ पे इसका अंग प्रदेश भी था, लेकिन वो भी मगध में मिला दिया गया था, और ये क्षेत्र काशी का था, ये भी मगध में मिला चुका था। तो इस तरीके से मैंने बताया दोस्तों, ये पूरा यहाँ का जो एरिया था, साउथ इंडिया का भी ये क्षेत्र लेते हुए ये पूरा एरिया क्या था दोस्तों, ये पूरा मगध का एरिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान का पटना बिहार है ना। धर्म जो था दोस्तों, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक और श्रमण धर्म। ठीक है, इस तरह के 4-5 धर्म थे, 4 थे। ठीक है ना। सरकार जो थी वो कहते चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चलती थी, यानी कि जो इनके जो अर्थशास्त्र थे चाणक्य के, यानी कि कौटिल्य के, कौटिल्य भी कहा जाता था, उनके अर्थशास्त्र के अनुसार इनके सरकार चलती थी। और राज्यमंडल में जो वर्णित किया गया राजतंत्र, वो भी उसी को लेकर के किया गया। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो टोटल कितने हैं दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं। टोटल 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा क्षेत्र था। ठीक है ना। इसकी जो उसमें जो मुद्रा थी वो कितना थी, वो थी पर्ण थी। क्या कहते उसे, पर्ण, रुपया नहीं था, पर्ण था। ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत देख ले तो काली पॉलिश वाले जो मृदभांड मिले हैं और चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के मिले हैं, उससे पता चलता है इसके पुरातत्व के बारे में, कितनी पुरानी ये साम्राज्य थी। ठीक है ना। ये जो मिले हैं दोस्तों, ये मिला है कुम्हरार पटना और बुलंदीबाग जयमंगलगढ़ में मिले हैं। ठीक है ना, नाम है जयमंगलगढ़, बुलंदीबाग, कुम्हरार, यानी कि जो पटना में एरिया। ठीक है ना। इन सब जगहों पर मिले हैं, जो कि इसके क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। इसके राजवंश को और देखा जाए दोस्तों, तो जानकारी के स्रोतों में अर्थशास्त्र को ले सकते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। मौर्य के प्रशासन और चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व के बारे में बताता है कौन सा, अर्थशास्त्र। ठीक है ना। और ये एक है कथा सरित सागर। ठीक है, ये जो पुस्तक है दोस्तों सोमदेव द्वारा लिखा गया है, इसमें भी बताया गया है मौर्य राजवंश के बारे में। बृहत कथा मंजरी है दक्षेमेंद्र का, इसमें भी मौर्य राजवंश के बारे में बताया गया है। महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, इसमें भी मौर्य राजवंश की पूरी कथा कहानी लिखी हुई है, जो कि मतलब एक तरह स्रोत है हमारे जानकारी का, कि आखिरकार ये जानकारी कहाँ से में मिलती है। तो भद्रबाबू के द्वारा जो लिखा गया था कल्पसूत्र, उसमें भी ये जानकारी वर्णन किया गया है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से सारी जो पुस्तकें हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, वो हमें पता चलती है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस पुराने नक्शे को, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा एरिया क्या था, इंडिया से बाहर तक का ये पूरा मगध राजवंश था। और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि इस क्षेत्र में थी, पूर्वी क्षेत्र के। ठीक है, इसकी प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं एक नज़र में। साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। एक पूर्वी भाग था जिसकी राजधानी तौसाली रखी गई थी। एक दक्षिणी भाग था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी था। इसी तरह से देखा तो उत्तर और पश्चिम भाग की राजधानी तक्षशिला और उज्जैन थी। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों 4 भाग, जिसके भाग में इसकी प्रशासन व्यवस्था बांटी गई थी, ताकि प्रशासन अच्छे ढंग से चल सके। इसके अतिरिक्त समापा, इसला और कौसंबी की भी एक महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट शहर हैं उस समय के। ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं हम लोग। मौर्य राजवंश की प्रशासन व्यवस्था में राज्य के जो प्रांतपाल होते थे उसको क्या कहा जाता था, कुमार। ठीक है, उसको कुमार कहते थे, कुमार होते थे प्रांतपाल। ये स्थानीय प्रांतों के शासक होते थे। ठीक है ना। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में क्या होता था, एक मंत्री परिषद और एक महामात्य होते थे। ठीक है ना। किसके लिए, कुमार की मदद के लिए। कुमार कौन होते थे, प्रांतपाल होते थे हर राज्यों के, क्योंकि एक तरह से पूरी तरह से मगध देश बना हुआ था और उसमें कई 4 अलग अलग प्रांतों में बटा था, ना कि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। और हर राज्य में अलग अलग मंत्री वगैरह थे, मंत्री परिषद था, उसके महामात्य, मतलब इस तरीके से उसकी प्रशासन व्यवस्था बनी हुई थी। ठीक है। प्रांत जो था आगे जिलों में बटे हुए थे। देख रहे हैं आप किस तरीके से बना हुआ। आखिर देश होता क्या है, देश एक बहुत बड़ा देश होता है, उसमें कई राज्य होते हैं, उन राज्यों में कई जिले होते हैं, उन जिलों में कई क्या होते हैं, पंचायतें होती है, फिर उनमें उन पंचायतों में कई गांव होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा कंट्री बनकर तैयार होता है। तो इसी तरीके की प्रादेशिक जिला जो था प्रशासन का प्रधान होता था। फिर एक रज्जुक होता था जो क्या करता था, जमीन को मापने का काम करता था। ठीक है। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी गांव। ठीक है। और उसका जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे, ग्रामिक कहते थे। ठीक है ना। गांव के जो प्रधान होते थे उसे ग्रामिक कहते थे, मुखिया नहीं कहते थे। इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है। और जो जमीन मापते थे उसे क्या कहते थे, रज्जुक।
ठीक है, इसी को भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग प्रशासन व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार देखते हैं, वो तो हमने देख लिया किसके अनुरूप, वो हमने देखा अर्थशास्त्र के अनुरूप, किसके, कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग देखा हमने। अभी हम देखते हैं मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद के द्वारा किया जाता था। इसमें टोटल 30 सदस्य थे, ठीक है, ऐसा लिखा है मेगास्थनीज ने। ये जो 30 सदस्य हैं वो 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इन 6 समितियों को। पहली समिति में क्या था, औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित काम होता था, ठीक है ना। इसमें इनमें जो भी इंडस्ट्रियल थी, जो भी आर्ट्स थे, उन सब के क्या था, काम का वेतन निर्धारित करना, मिलावट रोकना, इन सब चीज़ों का काम होता था, पहली समिति करती थी, ठीक है। उसका जो दूसरी समिति थी उसमें पाटलिपुत्र में बाहर से जो आने वाले लोग होते थे, यानी कि जो कहा जाए तो जो विदेशी होते थे, ठीक है ना, उसकी देखरेख करते थे दूसरी समिति। एक तीसरी समिति होती थी, उसका ताल्लुक होता था जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से, ठीक है। फिर एक चौथी समिति होती थी जिसमें व्यापार तथा वाणिज्य का विनिमय करती थी। इसके काम था क्या, निर्मित जो भी माल है उसकी बिक्री करना, पन पर नजर रखना, ठीक है ना। अगला जो था हमारा 5वीं समिति, उसके अकॉर्डिंग क्या था, माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी, मतलब कितने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, इन सब चीजों की पूरी तरह से व्यवस्था थी, है ना, हमारे किसमें, मगध महाजनपद के जो शासन था प्रशासनिक व्यवस्था में। छठा जो था उसका क्या काम था, कर वसूल यानी कि टैक्स लेना, ठीक है। सभी राज्यों, प्रांतों और अपने देश के अंदर जितने भी प्रशासनिक जो केंद्र थे वहां से क्या करना था, इसका काम कर वसूलना था, टैक्स लेना था, छठी समिति का। तो देखें हमने दोस्तों किस तरीके से सारी शासन व्यवस्था बनी हुई थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके आर्थिक स्थिति के बारे में भी, कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो पूरे साम्राज्य में आर्थिक क्या हुआ था, कि करण हुआ था। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, कोई फिक्स नहीं था कि आपको इतना टैक्स देना है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो रूल था वो दूसरे तरीके से था। इसमें आपको वाजिब मात्रा में कर जो है केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। मतलब वैसा कुछ नहीं था कि स्थानीय लोग आपको कर देना ही है, लेकिन जो वाजिब होता था, मतलब प्रेशराइज नहीं होता था, जितना चाहिए उसके हिसाब से वो कर देते थे, ठीक है ना। उस समय की जो मुद्रा थी वो क्या थी, पर्ण थी, आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था। अर्थशास्त्र में इन पनों के वेतनमानों का भी उल्लेख किया गया है। किसके अर्थशास्त्र में, जो हमारे चाणक्य ने लिखा है। उसमें क्या लिखा था दोस्तों, कि न्यूनतम जो वेतन होता है वो 60 पन का होता था, ठीक है, और जो अधिकतम वेतन होता था वो 48,000 पन होता था, 48,000 पन, ठीक है। ये न्यूनतम टू मैक्सिमम है। अब देखते हैं उसके धार्मिक स्थिति के बारे में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्य के उदय के कोई 200 साल पहले की बात हो रही है, 6ठी सदी, क्योंकि ये 322 से 185 के बीच का है ना मौर्य राजवंश। इससे पहले के जो थे 6ठी सदी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मौर्य राजवंश को ही देख रहे हैं। इनके जो सम्राट हैं दोस्तों, उन सम्राटों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमें पहले इस चीज को देख लेना है, इस राजवंश की जो आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति जो भी थी, इसकी जो भी भौगोलिक स्थिति थी, उस सबको समझ लेते हैं। उसके बाद हम उनके सारे सम्राटों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या था, धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन ज्यादा था, ठीक है, और ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े हुए थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई लगभग अप्रोक्स 62 संप्रदायों का अस्तित्व था, यानी 62 संप्रदाय उसमें अस्तित्व में थे, जिसमें कि बौद्ध और जैन संप्रदाय का भी उसी समय उदय हुआ था। यानी कि उससे पहले क्या था, उसमें बौद्ध और जैन क्या थे, पूरी तरह से मतलब ज्यादा प्रचलित थे उस समय के। कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ, लिखा हुआ है ना, 62 संप्रदाय में बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय का क्या हुआ, ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। मौर्य के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण से में क्या चल रहा था, शैव और वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना। जो साउथ इंडिया था वहाँ पे शैव और वैष्णव संप्रदाय चल रहे थे, और हमारा जो नॉर्थ इंडिया था, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र और नॉर्थ का क्षेत्र, वहाँ पे बौद्ध और जैन संप्रदाय क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसमें पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, यानी कि कई गुप्तचर और जो अलग अलग डिपार्टमेंट बटी हुई थी, है ना। तो ये क्या करते थे, राज्य में जो कोई भी अगर बाहरी आक्रमण होने वाला हो या कोई आंतरिक विद्रोह होने वाला हो तो उसकी खबर देते थे कहाँ, प्रशासन को, ठीक है ना। यानी प्रशासन और सेना को मिल जाती थी इसकी खबर उन गुप्तचरों के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी अच्छी प्रशासन व्यवस्था थी मौर्य राजवंश की। इसके पतन के बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक था इसका अयोग्य एवं
निर्बल उत्तराधिकारी। क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोका के बाद जितने भी सम्राट आए, ठीक है, उनमें उतनी क्षमता नहीं रही इन तीनों की तरह जो इस पूरी शासन व्यवस्था को, इस पूरे देश को, क्योंकि आप देख रहे हैं नेक्स्ट में दोस्तों साउथ इंडिया का सिर्फ ये थोड़ा सा क्षेत्र बचा हुआ है, ठीक है, बाकी ये पूरा जो एरिया है फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया कवर कर किया जा चुका था मौर्य साम्राज्य के लिए। इसे आप एक तरह से कंट्री कहें कि पूरा मगध एक तरह से देश बन गया था और इसकी राजधानी थी यहाँ पे पाटलिपुत्र, ठीक है। ये कई प्रांतों में बटा हुआ था, कई राज्यों में बटा हुआ था, राज्यों में कई जिले थे, किले में कई प्रधान थे और सबके क्या थे, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी पूरी तरीके से। लेकिन इतने बड़े देश को, इतने बड़े मगध साम्राज्य को संभालने के लिए सबसे संभल नहीं पाया, ठीक है ना। सारे क्या हो गए, निर्बल उत्तराधिकारी की वजह से पतन हो गए, अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ, राष्ट्रीय चेतना का अभाव होने लगा, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं आने लगी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार होने लगे, कि जो प्रांतीय शासक थे छोटे मोटे वो क्या अपने को क्या करने लगे, स्वतंत्र करने लग गए, ठीक है ना। वो मगध के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, अलग अलग राज्य बनाने लग गए, करों में अधिकता होने लगी है ना, टैक्स ज्यादा होने लग गया था। अशोक की धम्म नीति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या होते बौद्ध धर्म अपनाने लग गए थे और इसकी वजह से जो बाहरी क्या होता था, बौद्ध धर्म में क्या होता है, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा नहीं करना है, ठीक है ना, अहिंसा करना है और हिंसा नहीं करना है, सॉरी, ठीक है, यानी कि मारपीट मारकाट, किसी की हत्या मर्डर नहीं करना है। तो इसमें क्या होता था, अब लोग शांति पूर्वक रह रहे हैं तो सीधी सी बात है, पड़ोसी देश है, अन्य विदेशी लोग आक्रमण करेंगे तो आप तो उसमें पूरी तरह अलर्ट रहेंगे नहीं, तो आप क्या होंगे, हार जाएंगे। तो ये नीति जो थी बहुत ही क्या हुई, बहुत ही खराब नीति हो गई एक तरीके से। तो अशोक की धम्म नीति भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पतन के इंपॉर्टेंट कारणों में, ठीक है, इन पतन के मुख्य कारणों में। फिर अमात्यों का अत्याचार भी होने लग गया था। इस तरीके से ये सारे जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है जो मौर्य राजवंश के पतन के कारण बने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें लाइक आगे जरूर करें, जहां तक हो सके अपने सर्कल में से शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो जा सके, उन्हें भी इसका फायदा हो। अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद के जो भी नए वीडियोज मैं अपलोड करूं आपका उसके पास क्या हो, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे कंटेंट का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मौर्य राजवंश के सम्राटों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम शुरू करेंगे, इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों वो होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।